तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर्स का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 या 6 है लगभग। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पिछले लेक्चर में क्या क्या बात किए थे? यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात किए थे। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स होता क्या है और कॉम्पोनेंट्स वेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर्स के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके एडिशन, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते पहले कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 i k प्लस 4 j k। ओके, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 7 i k प्लस 24 j k। फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बी के सेम होना चाहिए। मतलब बी के मैग्नीट्यूड के सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा? ए के डायरेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको वैसा वेक्टर निकालना है। तो चलो ट्राई करते हैं। आप ट्राई करो तब तक। चलो, तो पूछ क्या रहा है? मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए बी के जैसा और डायरेक्शन ए के जैसा। ठीक है, तो क्या करें इसमें? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, मैग्नीट्यूड बी के जैसा, मतलब बी के जैसा मैग्नीट्यूड हमको रहना चाहिए। तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है बता? अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर। कितना आएगा? 576 प्लस 49, 25 आ जाएगा। नहीं 25 आएगा यार, कुछ और आएगा बता। मुझे लगता है 25 आ जाएगा, चेक करके बताओ। 25 आ गया। नहीं तो यहाँ का आ गया 25। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन डायरेक्शन क्या निकालना है? ए का। तो ए का डायरेक्शन मतलब हमको निकालना है ए कैप निकालना है। तो ए कैप क्या होगा? गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर होगा ना। तो सबसे पहले ए वेक्टर चाहिए हमको, ए वेक्टर पता है और मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने से पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? रूट स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। 5 मतलब आप यूनिट वेक्टर भी निकाल लिए। कितना आ गया? ये आ गया 3 i k प्लस 4 j k अपॉन मैग्नीट्यूड 5 आ गया। ये आपका क्या आ गया? ए कैप आ गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए। अब तो आ ही गया सब चीज़। सेम मैग्नीट्यूड पूछा था बी के जैसा, बी का मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मानो कोई वेक्टर हो, नया वेक्टर हमारा क्या है? तो न्यू वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो न्यू वेक्टर, वेक्टर किसका सम होता है बता? जो वेक्टर होता है किसका? ये मल्टीप्लाइड होता है। वेक्टर जो आपको होता है वो मैग्नीट्यूड उसका और डायरेक्शन कैप का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैग्नीट्यूड किसका है? बी के जैसा रहेगा तो 25 और डायरेक्शन इसका तो 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 i कैप प्लस 20 j कैप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा देखो यहाँ तक आप आंसर में पहुँच जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझना है कि सेम मैग्नीट्यूड बी के से पूछा था, मैग्नीट्यूड निकालो सेम उसके। और पैरेलल ए मतलब डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, न्यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बोट इज मूविंग इन डायरेक्शन ए, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन में बोट क्या मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन दिया है। राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। आपको वेलोसिटी वेक्टर का बोट का बताना है। ठीक है, तो किसी भी मानो कि वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपका? वी वेक्टर है। तो वी वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लाइड में लिख सकते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है बता? 10 है और डायरेक्शन क्या होगा? ये आएगा ए वेक्टर का डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा ए कैप। ठीक है, तो ए कैप निकालने से पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा ना। ये आपको 5 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमको निकालना है ए कैप। ठीक है, तो ए कैप आ जाएगा गिवन वेक्टर पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब गिवन वेक्टर कितना है? -4 i कैप प्लस 3 j कैप और वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड आ गया 5। ये आपको ए कैप आ गया और मैग्नीट्यूड किसका लेना है हमको? 10 का। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो नया वेक्टर आएगा वी वेक्टर, इसको लिए हैं हम, वो क्या आएगा? 10 इंटू -4 i कैप प्लस 3 j कैप बाय 5। ओके, तो इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -8 i कैप प्लस 6 j कैप। ओके, इज द करेक्ट आंसर।
देखो बहुत आसान 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 क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक पॉइंट्स हम देखते हैं, क्या पॉइंट है। देखो ये हम पढ़े थे क्या, कंपोनेंट्स वाले में पढ़े थे हम, ठीक है। उसके बारे में फिर से हम एक समरी देख लेते हैं। ओके, तो जब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाले लेक्चर दिए थे, उसमें ये बात बताया था कि आर एक्स कोई वेक्टर है, मतलब आर कोई वेक्टर है, उसका आर एक्स कॉम्पोनेंट होगा, उसमें दो चीज़ वेरी करता है, क्या, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस का सम और वाई एक्स एक्सिस का सम, आर एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर होगा, दोनों कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस वाला। और आर वाई क्या होगा, दोनों कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस का बराबर होता है। अगर आर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट क्या कर देंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर का, पता है ना इतना। और आर एक्स और कोई कंपोनेंट है तो ये एक्स प्लस बी एक्स कर देंगे यहाँ से लेके, ठीक है। और टेन से निकालना बोलेगा तो आर वाई बार है, मतलब वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा बेसिक आइडिया है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका हेल्प हमें लगेगा। बात समझ में आ गई, तो कॉपी करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आपके स्क्रीन पे देखो और 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे यूनिट वेक्टर के फॉर्म का, ठीक है। और हम बाद में करेंगे जब हम पी आई क्यू वाला वीडियो डालेंगे, ठीक है। हम कौन कौन से क्वेश्चन अब करेंगे, इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम अपना वीडियो बनाएंगे पी वाई क्यू वाला, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, वो जरूर देखिएगा आप। ओके, इससे आपको क्या होगा, कंसेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा। मास्टर वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाता है। ओके, और पी वाई क्यू नहीं देखे होगे तो जल्दी देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए वेक्टर को दिया हुआ है 2i माइनस जे के प्लस 3k दिया हुआ है, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस माइनस 2k दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है किसका, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी वेक्टर का, मतलब ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन पूछ रहा है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन, मतलब इसका कैप पूछ रहा है, पूछा ना पूरा का कैप। तो कैप पूछा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम सिंपली लिख देंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। हमको ये दो चीज़ निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका डायरेक्शन पता कर पाएंगे, यूनिट वेक्टर। तो वो पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो दोनों को सम करो कितना आएगा, 5i कैप, ये आ जाएगा माइनस 3j कैप, और ये हो जाएगा आपका k कैप, हो जाएगा। तो ये आपका समेशन आ गया। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसका हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो निकालो मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, 25 9 1 कितना आ जाएगा, रूट 35 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 35 आ गया। ओके, अब दोनों क्या करना है, रिस्पेक्टिव कर देना है, मतलब डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ पर आएगा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, आ गया। डिवाइड में क्या आ रहा है भैया, रूट 35 आ रहा है। ओके, तो ये आपको क्या आएगा, पहला का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 35, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी का, ये तो पहला का आंसर आ गया, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर पूछा। अगर a माइनस बी का पूछे हम भी निकाल लेंगे, हमको दिक्कत किसी चीज़ में। तो सेकंड पूछ रहे हैं आपको a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कैप। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो कितना का माइनस कर दो दोनों को, तो आएगा आपको माइनस आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस 5k कैप, आ गया। अब ये दोनों क्या करना है, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ओके। तो ये आपका 1 आ जाएगा अंडर रूट करके, 1 प्लस 1 प्लस 25, तो मतलब आ गया आपका 27, आ गया ना। ये दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपका आ जाएगा आंसर माइनस आई कैप प्लस जे के प्लस 5k कैप अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 27। ये आपको क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रही है। तो देखो इतनी आसानी से क्या हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कॉपी करो, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी फास्ट कॉपी कर लो, हो गया। चलो मैं इरेज कर देता हूँ।
बहुत आसान क्वेश्चन था, देखा कोई भी दिक्कत आई आपको नहीं आई होगी। ओके तो इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई किया करो, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके सिर्फ आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, डायरेक्शन डिटरमाइंड वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ, वो वेक्टर डिटरमाइन करो जो ये दोनों वेक्टर क्या करे, यूनिट वेक्टर का सम में क्या उस वेक्टर को अगर ऐड करें तो आता आपको वाई डायरेक्शन के इक्वल आपको वेक्टर आ रहा है। मतलब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि अगर ए प्लस बी वेक्टर में हम किसी वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर होगा सी वेक्टर, उसको ऐड करते हैं तो आपको वाई वेक्टर आता है, ये नहीं बोल रहा है। तो हमको क्या निकालना है, सी वेक्टर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि सी वेक्टर बताओ, तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, आएगा ना भैया आराम से। ए प्लस बी वेक्टर को निकाल ही लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। ओके तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या है, ए प्लस बी वेक्टर निकालना। तो सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर करो, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 5 कैप, फिर माइनस जे कैप एंड 4 के कैप आ गया। अब ये रूल लगा दो, आ जाएगा आंसर आपका, यहीं पे लगा देते हैं। तो ये आपका 5 क्या कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप में क्या ऐड कर रहे हो, कोई वेक्टर सी वेक्टर ऐड कर रहे हो, तो आपका क्या आ रहा है, वाई डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब जे कैप आ रहा है जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन। तो सी वेक्टर क्या है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 5 कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, तो -5 5 कैप या वो क्या हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा और -4 के कैप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पता क्या होते हैं, सिर्फ आपको क्या बोलते हैं कि आप पढ़े हो या नहीं ये आपको पता करते हैं। ओके तो पढ़े हो भैया आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, क्या क्या है, 3 वेक्टर आपको दिख रहा है, 3 वेक्टर मतलब 3 फोर्सेस, क्या क्या इसको क्या करे, पुल करे ये मिड पॉइंट को। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स है, 10 न्यूटन, F न्यूटन, 4 न्यूटन, सबका डायरेक्शन क्या अलग अलग है, एंगल दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है, पता है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड अ फोर्स इफ द मिड पॉइंट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्स कौन सा फोर्स, ये F आपसे पूछ रहा है कि कब, जब मिड पॉइंट क्या होगा, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जब मिड पॉइंट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो जब भी आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मिल जाए ना, ये आप लिख लो, इक्विलिब्रियम जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए मतलब ऑल फोर्सेस का सम क्या होगा, ऑल फोर्सेस का अगर आप सम करोगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। तो ये ब्रैकेट बना के वहाँ पर लिख लेना नोट देके, तो आपको क्या होगा, आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए लिख लो इक्विलिब्रियम, नहीं तो बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है ऑल फोर्सेस का अगर सम करोगे जितने भी उसमें फोर्स हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। बात समझ में आ गई। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली इरेज कर देते हैं हम, कर दोगे ना, चलो तो हमको निकालना है क्या, सारे फोर्स को हम ऐड करके 0 के इक्वल कर देंगे, हमारा F आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तो पहला क्या है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन को 2 तरीका से हम लिख सकते हैं, एक इसका कॉम्पोनेंट और इसका कॉम्पोनेंट क्या अलग अलग लिखेंगे हम। तो एक हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री जे कैप आएगा ना। और बता 4 न्यूटन क्या एक ही डायरेक्शन है, मतलब इसका कॉम्पोनेंट एक ही रहेगा, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस आई कैप आएगा, माइनस आई कैप आएगा, आई कैप माइनस में, प्लस F न्यूटन का कोई एंगल ही नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, F cos थीटा प्लस F sin थीटा, और cos थीटा किस में रहेगा, माइनस आई कैप में रहेगा, और sin थीटा भी क्या रहेगा, माइनस जे कैप में रहेगा ना, देखो माइनस में दोनों रहेगा कॉम्पोनेंट। अब कैलकुलेट करो, इसको इक्वल का कर दो, 0 इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, हो गया, F1 + F2 + F3 = 2 कर दो। कोई जान नहीं भैया क्वेश्चन में, कोई जान नहीं है, हो गया। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। तो ये है, ये जो टर्म है ना, अभी आपको एंगल नहीं पता, इसको इक्वल क्या लेंगे, F लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको F ले लो डायरेक्ट,
तो 10 cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37 मतलब 4/5, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 8 i कैप प्लस ये क्या होता है 3/5 होता है ना, तो 6j कैप प्लस माइनस 4i कैप और प्लस में f यहाँ पर है इक्वल्स टू 0 है, तो f निकालेंगे सबको उधर भेजेंगे, तो f आपका आ गया -8 i कैप -6j कैप प्लस 4i कैप, यही आया क्या आपका, क्या आ गया -4i कैप। हाँ तो इसको और सॉल्व करो आप, तो ये आपका आ जाएगा -4i कैप प्लस -6j कैप, सॉरी, तो आपको क्या आ गया एफ वेक्टर आ गया। बात समझ आ रही है। देखो इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्या जब भी केस में आपको दिया रहेगा इक्विलिब्रियम, तो आप समझना जितना ही फोर्स उसमें दिया हुआ है फोर्स का सम करोगे तो 0 वैल्यू आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा आंसर खटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। अब हम चलते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। ठीक है, चलो एंट्री मारते हैं उसमें। चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन करते हैं और एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब टॉपिक है, मतलब छोटा टॉपिक भैया 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सवाल, ऐसे सवाल आते ही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में यूज़ आएगा। ओके, ये सवालों का सवाल है, मतलब क्वेश्चन में इसका यूज़ आता है। ओके, क्या डायरेक्शन कोसाइंस, माना कि ये देखो आपको सिर्फ फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूला याद रखना है बस, खत्म। ठीक है, और आपको इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है कि समझो ये करो वो करो, कोई समझाने भैया, आप समझ चुके हो पहले ही। ठीक है, जब आप कंपोनेंट्स पढ़ लेना तब यार इसका आपका मतलब जानकारी हो गया। ये बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, बस खत्म हो गया। अब देखो मान लो कि आर वेक्टर क्या है, √x² + y² प्लस मतलब एक्स वाई जेड क्या है, इसका कंपोनेंट है आर वेक्टर का। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है तो हम कॉस अल्फा मतलब कोसाइन, कॉस अल्फा कैसे निकाल पाएंगे, x/r निकालेंगे, कॉस बीटा y/r, कॉस गामा z/r। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक है। और एक फार्मूला होता है, ये रिलेशन है क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, कर लो भैया, x² प्लस r² y² प्लस r² z² पर r², x² प्लस y² प्लस z² क्या आ जाएगा, और इसका रूट चढ़ा देंगे तो r के बराबर होता है, तो r कट जाएगा, वो बचेगा 1। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में, यहाँ पर देखो फिर से, तो इसको प्रूव करना है तो देखो स्क्वायर करोगे x² r²। ठीक है, ये ना करने बोल रहा है बस। और आर का जितना में पहले आप आर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर सम होगा तो लिख सकते हैं, और ये क्या होगा तीनों का सम हो जाएगा। आर का स्क्वायर ऊपर चढ़ाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, चढ़ेगा ना भैया, ये नीचे क्या बचेगा आर, और इसका वैल्यू क्या है आर के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा r/r, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ भी कोई बोलेगा तो प्रूफ भी कर देना। ठीक है, कोई इसमें लॉजिक साइंस नहीं है। तो चलो इसको सब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है बस, सटीक से जवाब आपका आंसर आ जाएगा। ए वेक्टर दिया है 5i के प्लस 2j के प्लस 4k के, पूछ क्या रहा है ए का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन कोसाइंस ए का बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारा 3 होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 25, ये 4, ये 16, तो कितना आ गया, तो 16 4 20 45 √45 आ गया। आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस सबसे पहला नंबर आता है कॉस अल्फा का, कॉस अल्फा बराबर x/r, ये आर है तो है √2 का स्क्वायर, तो ये आर के बराबर है, तो x कितना है, x मतलब आई के वाला टर्म, तो 5/√45 का वैल्यू आएगा। ठीक है, वैसे ही कोई वो हमको निकालना है कॉस बीटा, कॉस बीटा मतलब 2/√45, वैसे ही हमको क्या निकालना है कॉस गामा मतलब 4/√25। ठीक है, ऐसे आप क्या कर लोगे, सभी का डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लोगे। ठीक है, बच्चे वाला को खेल है, बच्चे वाला। ओके, मैं इरेज कर दूँ इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके चलो 1 सेकेंड रुको, पहले कॉल आ गया लगता है मुझे। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, थोड़ा कॉल आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओके कोई बात नहीं, हम वही क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, अब बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन तो निकालिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन। मतलब क्या बोल रहा है, बर्ड मूव करता है 20 मीटर पर सेकंड से किस डायरेक्शन में, 60 डिग्री एंगल बनाता है ईस्टर्न लाइन में, मतलब विद द ईस्टर्न लाइन, ईस्ट से 60 डिग्री, मतलब ये आपका ईस्ट है, ईस्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका बर्ड है, 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ये आपका 60 डिग्री एंगल है। ठीक है,
और सेकंड क्या कंडीशन है, एंड 60 डिग्री तो वर्टिकल अपवर्ड, और जेड एक्सिस से कितना बनाना है 60 डिग्री, आपको जेड एक्सिस है, अपवर्ड मतलब जेड एक्सिस समझना, ठीक है। आपको आगे नहीं दिया है, अपवर्ड दिया है, ओके। ये अपवर्ड मतलब जेड एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस से भी कितना एंगल बनाना है 60 डिग्री बनाना है, ओके। अब क्या बोल रहा है, इफ ईस्टर्न डायरेक्शन टेकन एज एक्स एक्सिस, नॉर्थ डायरेक्शन वाई एक्सिस, एंड अपवर्ड डायरेक्शन, को अपवर्ड डायरेक्शन क्या है जेड एक्सिस लिया हुआ है ना, द रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे फॉर्म में लेना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो बता। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है पहले बता मुझे, अल्फा दिया 60 डिग्री, अल्फा मतलब ये एक्स वाला एंगल, बीटा क्या होता है वाई एक्सिस वाला एंगल, तो हमको पता नहीं है, और गामा कितना दिया है 60 डिग्री अभी दिया है। तो हम सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा से, तो हमारा बीटा भी आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा को समेशन 1 की इक्वल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हमको निकालना है, कॉस स्क्वायर गामा मतलब 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या कर देंगे 1 की इक्वल कर देंगे। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या आता है 1/2 होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब कॉस बीटा का यहाँ पर वैल्यू जो आएगा ये आपको 1/4 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको 1/√2 आ जाएगा, ओके। 1/√2 मतलब बीटा का वैल्यू क्या आएगा बता, कुछ समझ में आ रहा है, बीटा का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री, मैं 45 डिग्री नहीं होता है, आप तो भूल जाते हो जल्दी, ठीक है 45 डिग्री आ गया, कोई बात, ओके। अब आप पूछा लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या है, बीटा तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म का वेलोसिटी वेक्टर लाना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब इस फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन में जो लाते हैं, इसको नीचे इरेज कर दूं, आप कॉपी कर लेना रिवाइंड करके वीडियो, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो ये आपका आ जाएगा बी कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी कॉस बीटा जे कैप वी कॉस कामा के कैप। वेलोसिटी वेक्टर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 कॉस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ पर 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 ही हो जाएगा, अभी तो निकालें, और वी कॉस गामा कितना है 1/2 आ जाएगा के कैप, बात समझ आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, लगता है 10 आई कैप आएगा, हाँ 10 आई कैप प्लस यहाँ से लेंगे 10√2 जे कैप प्लस में क्या आ जाएगा 10 के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डरोगे नहीं, डरना है, ठीक है, डट के सामना करना, डायरेक्शन कोसाइन। यहीं पर हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो सब टॉपिक होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन कोसाइन समाप्त, इससे ज़्यादा आपको मतलब डायरेक्शन कोसाइन देगा ही नहीं। जब आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोला ये कर दो, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखना है बस, खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये देने का मन भी नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा हाइयर लेवल का हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइयर लोअर तो चलते रहेगा, पहले इसको कॉपी करो आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है। जैसे हम बोल रहे थे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या असल में, तो उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है, अब जान लेंगे क्या है। पहला लाइन पढ़ो, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी भी पार्टिकल में पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर देख के, कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का नाम है मानो ए, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1,2 पे है, जब तक हम 1,2 नहीं बोलते हैं तब तक इसका पोजीशन बता पाते हैं, नहीं बता पाते, ओके। जब 1,2 बोल दिया तो पोजीशन पता चल गया, या फिर 1,2 बोल दो, या आप बोल देते हैं हम आई के प्लस 2 जे के बोल देते हैं, तो आपको पोजीशन पता चल जाता है, हाँ भैया एक्स एक्सिस में क्या है 1 पर है, और वाई एक्सिस में कहाँ पर है 2 पर है, तो दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कहीं पे होगा ये वेक्टर इसका, ठीक है, यहाँ पर किसी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर है, तो ऐसे पता चल जाता है। लेकिन जब तक हम इसको पोजीशन नहीं बताएंगे तब तक आप क्या करोगे, आप इसका पोजीशन पता नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पोजीशन के लिए बड़ी मायने रखता है। सेकंड लाइन क्या है देखो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद चेंज इन ओरिजिन, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, क्या है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पोजीशन चेंज होगा कब, जब हम ओरिजिन को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि वही एग्जाम्पल ले लो, ये आपका एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इसका ओरिजिन यहाँ मतलब इसका ओरिजिन हम लिए अभी, तो ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर कभी हम यहाँ ओरिजिन ले लें तो इसका पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, यहाँ से ना गिनना शुरू करोगे,
ये आपका वो जीरो है, तो ये मानो इसका क्या होगा, 1 होगा, ये अब इसका जीरो है, ठीक है। तो यहाँ शुरू करोगे मतलब पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ओके, द पोजीशन चेंजेस विद चेंज इन ऑरिजिन, याद रहेगा, याद क्या रहना है, समझ जाना है आपको, ठीक है। चलो अब देखो डायग्राम बना है वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। माना कोई पॉइंट क्या है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट में बोला, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। तो ये R2 जो पॉइंट है, R2 वेक्टर से डिनोट करें, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और इसका x1 y1, और दोनों का हमको चेंज निकालना है, ठीक है। तो ये डेल्टा आर होता है, पता है ना। तो वही डेल्टा आर क्या होता है, R2 - R1 होता है, पता है। तो R2 क्या कर दिया, x2 - x1 दोनों कंपोनेंट माइनस कर दिए, प्लस y2 - y1 जे के पर आई के टर्म्स लिख लिए। इसका मैग्नीट्यूड के पूछ ले तो स्क्वायर करके रूट चढ़ा दो, बस सिंपली, ठीक है। तो ये सब आपको, ये आपको याद रखना है, ओके, और ये आपको समझ जाना चाहिए। बात डिस्कस हो गई, बस यही आपका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं है भैया, 2 मिनट में देखो पढ़ लिए हम, ओके। तो कोई दिक्कत आई नहीं आई, कोई डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो सिंपली आप निकाल दिया पोजीशन वेक्टर हमारा, ओके। तो हम सेकंड पे चलते हैं, हमारा क्या टॉपिक है, लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम होता क्या असल में, लामीज थ्योरम, तो देखो आप तो पढ़े होंगे, साइने रूल पढ़े थे, साइने रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साइने रूल, ओके। इसी में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया मैं आपको साइने रूल, ठीक है। क्या होता है साइने रूल, साइन अल्फा बाय ए इक्वल्स टू साइन बीटा बाय बी बराबर साइन गामा बाय सी। तो उसी का जस्ट अपोजिट करोगे, उसी को उलट दोगे तो आपका लामीज थ्योरम बन जाता है। जैसे एक डायग्राम देखो, ए बी सी वेक्टर है, एक अपोजिट क्या होता है, अल्फा एंगल होता है, हमेशा याद रखना। बी के अपोजिट बीटा एंगल, सी के अपोजिट गामा एंगल। तो ये डायग्राम याद करने के लिए समझ गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, बी बाय साइन बीटा के, और सी बाय साइन गामा के। तो ये आपका लामीज थ्योरम है। तो अभी जो हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इसका हम यूज़ बताएंगे, क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, अब बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट, ईस्ट में फ्लाई करता है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर ईस्ट मतलब, ईस्ट मतलब क्या होता है, आई कैप होता है ना। तो 100 मीटर ईस्ट मतलब 100 आई कैप। और ड्यू नॉर्थ कितना, 50 मीटर, नॉर्थ मतलब बता, जे कैप, 50 जे कैप। एंड वर्टिकली अप मतलब के कैप, 20 मीटर के कैप, ओके। फाइंड पोजीशन ऑफ बर्ड रिलेटिव टू इनिशियल पोजीशन, तो यही तो है, यही ना भैया, पोजीशन ऑफ बर्ड रिलेटिव टू इनिशियल पोजीशन। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ दे इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना, अंडर रूट कर दो और उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये भी क्या जाएगा, आपका आंसर ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन था आपका, क्या हो गया, ये क्वेश्चन आराम से एक ही लाइन में क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो हमारा कॉपी कर इसको, लामीज थ्योरम, उसको हम आगे बढ़ते हैं और लामीज थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसका क्या करेंगे, लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है, गिवन डेट ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर क्या दिया, 0 के इक्वल दिया है। आउट ऑफ 3 वैक्टर्स, ये तीनों वैक्टर के अलावा 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 2 क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है। मान लो कि ए और बी क्या इक्वल मैग्नीट्यूड में, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर मतलब सी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, √2 टाइम्स ऑफ एदर ऑफ द टू। मतलब √2 टाइम्स तो किसका हो सकता है, ए का हो सकता है, या फिर किसका हो सकता है, बी का हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ये सी का दिया है मैग्नीट्यूड आपको, ओके। और क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सिंपली आपको क्या निकालना है, एंगल, तो निकाल लो। लामीज थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखो। तो ये तो पता है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होगा। 3 एंगल तो 180 डिग्री, 2 एंगल 90 डिग्री, पता है ना। तो अल्फा और बीटा क्या है, सेम है, दिखा हुआ है यहाँ पर अल्फा बीटा, मतलब इसको भी अल्फा हम ले सकते हैं ना। तो गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री -2 अल्फा आ जाएगा, या 2 बीटा ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत हमको यहाँ से नहीं है, ये आ गया। तो चलो अब यूज़ करते हैं इसको, ये दोनों सेम है, मतलब इसको एक ही कंडीशन में नापेंगे हम। तो ये हमारा जाएगा, ये ए इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल सी बाय साइन गामा, यही ना आता है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं अब। ए का वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो ए का वैल्यू ए ही लेंगे। साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा अल्फा इक्वल्स टू सी क्या है आपका, √2 अल्फा, ये सॉरी √2 ए है, ठीक है, √2 ए अपॉन साइन 180 -2 अल्फा। तो 180 -2 अल्फा का वैल्यू क्या आता है, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा ना, तो हो जाएगा 1 बाय साइन अल्फा अपॉन इक्वल्स टू √2 बाय साइन 180 -2 अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा होता है, ठीक है। साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस से होता है ना साइन 2 ए का। तो वैसे इसको सॉल्व करो, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं √2 बाय
टू साइन है कॉस, मतलब टू साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका साइन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा वो आएगा 1/√2 लगता आएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अल्फा आ गया, सब चीज़ आ गया, अल्फा आ गया, बीटा भी उसकी इक्वल है, मतलब बीटा भी आपका क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, बीटा ही 45 और गामा क्या है 180 - 2 अल्फा मतलब 90 डिग्री, गामा क्या आपका आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो तीनों आपका वैल्यू आ गया ना। आप डायरेक्शन निकाल दो दोनों के बीच का, निकल जाएगा कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैसे निकालोगे दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन? जैसे ये होता है आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये आपका ए, ये बी, ये सी। एक इधर होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। तो गामा किसके किसके बीच के एंगल, ए और सी के बीच के एंगल है ना, तो ऐसे लिखो बिटवीन ए एंड सी क्या आ जाएगा गामा आ जाएगा। वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ट्राई करो, आ गया। ये गामा एंगल नहीं है, ठीक है, एंगल मत लेना, एंगल वैसे नहीं आएगा। 180 माइनस बीटा ऐसे करो, 180 माइनस गामा करो। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा, ए एंड बी के बीच के एंगल 180 माइनस गामा हो जाएगा ना। हाँ 180 माइनस गामा कर दो तो आपका आ जाएगा। तो ये पूरा होता है 180, तो 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ऐसा कोई रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा एंगल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको इरेज कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। हो गया कॉपी, चलो इरेज कर देते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एंगल बीच का निकाल सकते हो दोनों का, ओके, अल्फा साइन अल्फा बीटा गामा करके, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, आराम से आपका हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बॉब, बॉब मतलब क्या होता है, कुछ लटकते हुए देखते हैं ना आप, जैसे आप देखिए वो पेंडुलम, पेंडुलम जो नीचे बॉब होता है, मतलब जो भारी चीज़ होता है उसी को हम बॉब बोलते हैं, लटक घूमते रहते हैं। तो अब बॉब वेट 3 न्यूटन, 3 न्यूटन क्या दिया है, वेट दिया है बॉब का, ठीक है। इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब बॉब जो ये बीच वाला बॉब है, ये आप फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 3 न्यूटन के नीचे, ठीक है, कर रहा है एक्सर्ट, और इक्विलिब्रियम में पूरा कंडीशन है, ठीक है, एक्शन जितना कंडीशन है। और 1 और 2 क्या आपका टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स अब बाद में पढ़ेंगे हम एनएलएम में, ठीक है। टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा स्ट्रिंग की ओर लगता है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स तो यहाँ पर दिए दो टेंशन फोर्स ऐसे ऐसे, ठीक है। फाइनल टेंशन फोर्स, हमको टेंशन फोर्स निकाला है 1 और 2, तो कैसे निकलेगा सोच विचार करके मुझे बताओ। अब पहली बात देखो, इक्विलिब्रियम मतलब सारा फोर्स का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, 3 फोर्स है तो सारा वैल्यू का समेशन क्या आएगा 0 आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब यार जान गए आप। अब लामीज थ्योरम लगाते हैं, देखो क्यों, क्योंकि एंगल आपको दिया है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो ये साइन अल्फा कितना दिया है बता, पहले आप डायग्राम बना लो, ठीक है। ये आपका है 2 और ये कितना है बता, ये आपका 3 है, ये 2 है और ये आपका क्या है 1 है, 1 ना है, तो हल्का टेढ़ा पे है, डायरेक्शन हमेशा मिलाओ। ये क्या है 1 आपका है चलो, और 3 आपका थोड़ा नीचे में, सॉरी ये 3 है, दिख गया। तो आपका बीच, ये दोनों के बीच का देखो एंगल क्या है, सीधा एकदम है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है 90 डिग्री है, ओके। अब क्या करें, अभी और मुझे एंगल निकालना है, बताओ आप क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो। देखो ये एंगल दिया 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 30 90 120, तो 120 और ये कितना होगा बता 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 60 डिग्री होगा ना, तो ये आपका 60 डिग्री और 60 और 120 मतलब ये आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लिए, ये 120 है, बोलो 360 होता था, आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। देखो निकल गया ना, तो बहुत आसान था। यहाँ से हम कैसे निकले, ये 30 है ना, इसको पहले पूरा राइट एंगल बना देते हैं, ये 30 ये 90 होता है हमेशा, होगा 90, तो 30 90 तो ये 60 हो जाएगा, 60 होगा ना, ये 60 और ओवरऑल पूरा क्या था 180 होता था, ये 120 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऐसे हम निकालते हैं। तो ये आपका आ गया, आप साइन रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/sin90 इक्वल्स टू 2/sin150 इक्वल्स टू 3/sin120, ठीक है। 1 और 2 का हमको वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा, बता कॉपी करो सॉल्व करो। तो यहाँ से आपका f1 का वैल्यू लगता है 2√3 आ जाएगा, नहीं तो 1 और 2 की जगह आप क्या लिख लो f1 लिख लो, तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका f2 का लगा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके इक्वल कर लेगा, उस f2 का वैल्यू आपका आ जाएगा
√3 न्यूटन आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, √3 न्यूटन। ओके, इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। तो टेंशन फोर्स निकालना बोला, टेंशन निकल गया, ठीक है। तो बहुत आसान फोर्स होता है, ये आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आज के लेक्चर समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगला लेक्चर जो हमारा होगा ये इस वीडियो का मतलब वीडियो सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं हम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द भैया ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।